Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. Now today's our topic is India's freedom struggle. We have to learn about India's freedom struggle. In this we have British came to power and the next subtopic is the revolutionaries of our India. Before moving further we have the exercise to do. Let us give in who ruled India during the 19th century. So क्वीन विक्टोरिया, इनडायरेक्टरी रूल इनका था, लेकिन ब्रिटिशर्स भी आए थे, ये भी थे, ये गवर्नर जनरल्स थे उस टाइम पे और क्वीन विक्टोरिया का इनडायरेक्ट रूल था. नाउ 15 अगस्त इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर ईच इंडियन. हर इंडियन के लिए 15 अगस्त एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डे है. क्यों? बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड बाय अस विथ प्राइड एंड पेट्रोटिज्म ईच ईयर. हर साल ही हमें एक गर्व की बात होती है कि हम लोग किसके ब्रिटिश रूल से, जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक हम इंडियंस पे राज किया, उनसे हमें उस दिन फ्रीडम मिला. नाउ ऑन दिस डे दैट इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 15 अगस्त 1947 को इंडिया फ्री हो गया था. किससे? फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. The Indian independence movement that preceded that day was a long struggle of innumerable freedom fighters who sacrificed their lives to gain freedom from the British rule. और जो इंडिपेंडेंस डे है उसको हम कैसे याद करते हैं कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं बच्चों, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल्स में लड़ाई की है ब्रिटिश के अगेंस्ट जाके और उन्होंने अपनी जान भी दी है, तो उन सब के फ्रीडम फाइटर्स के जो हमारे ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उनको भी हम उस दिन याद करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा देश आज़ाद उन्हीं के कारण हुआ था. नाउ ब्रिटिश केम टू पावर. ब्रिटिशर्स जो हैं वो पावर में कैसे आए? तो इन एंशियंट टाइम्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वर कीन टू कम टू इंडिया. एंशियंट टाइम्स में पूरे वर्ल्ड के लोग जो है वो काफ़ी डेस्परेट रहते थे इंडिया में विजिट करने के लिए. क्यों? दे वर अट्रैक्टेड बाय इट्स प्रॉस्पेरिटी. क्योंकि इंडिया जो थी वो इंडिया जो है वो एक रिच कंट्री था उस टाइम, बहुत ज़्यादा रिच था और इतनी प्रॉस्पेरिटी के कारण सारे जो वर्ल्ड वाइड लोग हैं वो इंडिया की ओर क्या हुए? अट्रैक्टेड हुए. नाउ इंडिया वाज अ रिच एंड प्रॉस्पेरस कंट्री. रिच था, प्रॉस्पेरस था. इट वॉज कॉल्ड सोने की चिड़िया. इसे सोने की चिड़िया भी बोला जाता था. द गोल्डन बर्ड. द आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल यूरोप एंड सेटल डाउन हेयर. जो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले इंडिया में जो कोई आए थे तो वो थे आर्यंस, जो सेंट्रल यूरोप से आए थे और सेंट्रल इंडिया में रह गए. नाउ पर्शियन, ईरानियन, पारसीज टू इमाइग्रेटेड टू इंडिया. पर्शियंस भी आए, ईरानियंस भी आए, पारसीज भी आए, ये भी इंडियाज में आए. नाउ देन केम मुगल्स एंड सेटल्ड हियर परमानेंटली. फिर उसके बाद मुगल्स आए जो कि यहाँ परमानेंटली सेटल डाउन हो गए इंडिया में. द फ्रेंच केम टू ट्रेड फ्रेंच गुड्स इन रिटर्न फॉर इंडियन स्पाइसेस. अब फ्रेंच जो है वो क्यों आते थे? वो अपना यहाँ पे आके फ्रेंच गुड्स बेचते थे हमको और बदले में हमसे क्या लेते थे? इंडियन स्पाइसेस. क्योंकि जो इंडिया के स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो वर्ल्ड वाइड आज भी बहुत फेमस है. दे स्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन इंडिया. तो फिर धीरे धीरे जब बिजनेस होता है किसी भी कंट्री के साथ तो धीरे धीरे वहाँ के लोग भी यहाँ आके बसना शुरू हो जाते. अगर हम भी किसी और कंट्री के साथ बिजनेस करेंगे, अपना ट्रेड करेंगे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम भी वहाँ जाके क्या हो जाए? सेटल डाउन हो जाए. द ब्रिटिशर्स टू केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स एंड एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन 17th सेंचुरी. जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे यहाँ सबसे पहले एज अ ट्रेडर्स ही आए थे, बिजनेस करने आए थे हमारे यहाँ, और फिर धीरे धीरे उन्होंने 17th सेंचुरी में अपनी खुद की कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया. मुगल्स वर रूलिंग इंडिया एट दिस टाइम. उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमारे आए थे तो तब इंडिया में मुगल्स का रूल था. दे गेव परमिशन टू ब्रिटिशर्स एंड अलाउड देम टू सेट अप ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया फॉर ट्रेडिंग. तो जो मुगल्स थे, सबसे बड़ी गलती हमारे मुगल रूलर्स के साथ यही हो गई कि उन्होंने इन लोगों के लिए परमिशन दे दी, सारे ब्रिटिशर्स के लिए, कि वो अपनी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर सकते हैं? सेटअप कर सकते हैं, जिससे वो बिजनेस अपना कर सके, ट्रेड स्टार्ट कर सके. इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल किंगडम्स. छोटे छोटे किंगडम्स में था डिवाइडेड इंडिया. देयर रूलर्स फॉट विथ ईच अदर ऑफन. और यहाँ पे जो खुद के आसपास के जो रूलर्स थे वो अपना जो भी उनका एरिया था उसको बढ़ाने के लिए वो एक दूसरे से हमेशा वॉर करते रहते थे. तो वॉर जोन वाली सिचुएशन यहाँ रहती थी. ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेजेस ऑफ दिस वीक पॉलिटिकल सिचुएशन. और इसी पॉलिटिकल सिचुएशन का ब्रिटिशर्स ने क्या किया बच्चों? फायदा उठाया. Now next is in India and helped one king against the other. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक राजा की तो मदद की,
कि वो अपना राज्य आराम से बहुत ज्यादा बढ़ाए, अपना किंगडम जो है वो स्प्रेड कर ले, बट उसके वो दूसरे किंग के अगेंस्ट खड़े हो गए। ऐसे करके उन्होंने डिस्प्यूट किया, डिवाइड एंड रूल करके वो इस्टेब्लिश्ड होना शुरू हो गए। दिस वे दे गेन्ड पावर इन इंडिया एंड वर सक्सेसफुल इन ग्रैबिंग स्टेट ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और फिर उनका कंट्रोल कहां पर आ गया था, बंगाल में आ गया था। After Bengal, they started expanding their rule to other parts and one after other occupied almost all kingdoms of India by following the policy of divide and rule। और इसी तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने शुरुआत बंगाल से की और धीरे धीरे पूरे इंडिया में अपना किंगडम एक्सपांड कर लिया। नाउ दे कैप्चर्ड वास्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड बिकेम रूलर्स। दे रूल्ड इंडिया फॉर 200 ईयर्स। अप्रोक्स उन्होंने इंडिया में 200 ईयर्स क्या किया, रूल किया। नाउ रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे पहले जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको फर्स्ट रिवोल्ट माना जाता है, जो इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहली आवाज उठाई गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसीलिए इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। बाय 1856 द ब्रिटिश कनक्वेस्ट एंड इट्स ऑथोरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड। 1856 तक ब्रिटिशर्स ने अपना जो एम्पायर है वो पूरे इंडिया में एक्सपांड कर लिया था और अच्छे तरीके से यहाँ स्टैब्लिश्ड हो गए थे। इसके बाद बट देयर वाज ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द लोकल रूलर्स, पीजेंट्स, द इंटेलेक्चुअल्स, द कॉमन पीपल एंड सोल्जर्स। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे यहाँ के पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, जो भी रूल्स किंग थे, जमींदार्स थे, धीरे धीरे इन लोगों के मन में डिसअप्रूवल शुरू हुआ। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड देयर वर मैनी रीजंस फॉर दिस डिसकंटेंट, और बहुत सारे रीजंस हैं इसके। सबसे फर्स्ट रीजन है इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम ruined द पीजेंट्स बिकॉज दे हैड टू पे ह्यूज टैक्सेस टू द न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड। तो क्या होता था बच्चों, अर्लियर जो है सबसे पहले कोई भी चाहे किंग का भी रूल होता था तो सबसे ज्यादा ये होता था कि जो पीजेंट्स होते थे उनको अपनी जो भी उनकी फार्मिंग होती थी, जितना भी प्रोडक्शन होता था, उनका बहुत सारा पार्ट जो है उन्हें एज अ टैक्स पे करना पड़ता था उस किंग के लिए जिनका वहां किंगडम था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो अब किंग को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। तो अब जो भी उनका पीजेंट्स का जितना भी रेवेन्यू आता था, पीजेंट्स अपना जितना भी क्रॉप प्रोड्यूस करते थे उसका आधा हिस्सा उनको किसको देना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। लेकिन ब्रिटिशर्स को भी क्या हुआ, इतना बड़ा इंडिया को एक तरीके से रूल करने में उनको प्रॉब्लम आने लगी, और किस में, रेवेन्यू कलेक्ट करने में, कि हर एक जगह से पीजेंट से ठीक अमाउंट में रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें। तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स ने जमींदार को बोल दिया कि अब आप जो है अपने एरिया के जितने भी पीजेंट्स हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करोगे। तो बीच में कौन आ गए बच्चों, जमींदार्स आ गए। लेकिन क्या हुआ, इस चीज की सिचुएशन का फायदा जमींदार्स ने भी उठाया। और अगर ब्रिटिशर्स ने बोला है कि अगर आपने 3 पार्ट्स क्रॉप को प्रोड्यूस किया है तो उसमें से आपको 2 पार्ट्स किसको देने हैं, ब्रिटिशर्स को देने हैं। तो फिर जमींदार्स ने क्या किया कि इसमें से और ऐड कर लिया कि अब इसमें से जो 1/2 पार्ट्स और है ये उनको जमींदार्स को भी देना पड़ेगा। तो पीजेंट्स के पास कुछ भी नहीं बचता था। तो इससे क्या हुआ, पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ और पीजेंट्स का डिसकंटेंट शुरू हुआ किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। नाउ क्राफ्ट्समैन वर डिस्ट्रॉयड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। अब जो क्राफ्ट्समैन थे हमारे यहाँ के वो काफी फेमस थे, लेकिन धीरे धीरे उनका भी उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रिटेन गुड्स मैन्युफैक्चरर। मतलब ब्रिटेन से सारे गुड्स जो है मैन्युफैक्चर होके डायरेक्ट यहाँ आने लगे, तो उनका प्राइस कम था और जो क्राफ्ट्समैन थे उनका प्राइस ज्यादा पड़ रहा था। तो धीरे धीरे इनका मार्केट भी कम होता गया। द रिलीजन एंड कास्ट सिस्टम वॉज एंडेंजर्ड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो हमारे यहाँ रिलीजन और कास्ट सिस्टम को बहुत बैडली फॉलो करते थे हमारे इंडियंस, उसका भी इन्होंने फायदा उठाया। तो वो भी जो उसके बड़े वो थे, रिलीजन्स के जो बड़े बड़े लोग थे उसको फॉलो करने वाले, अब उनको लगने लगा कि उनका धर्म जो है वो खतरे में है। किससे, ब्रिटिशर्स के थ्रू। नाउ सीनियर जॉब्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द यूरोपियंस। एज अ रिजल्ट इंडियन सोल्जर्स एज वेल एज ऑफिसर कुड नॉट राइज टू हायर पोस्ट। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम में जितनी भी सीनियर पोस्ट होती थी, ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट होती थी, वो सारी पोस्ट रिजर्व होती थी
ब्रिटिशर्स के लिए, उनमें इंडियंस के लिए कोई भी जगह नहीं होती थी। तो इंडियंस जो है वो भले ही सोल्जर्स हो लेकिन कभी भी हाई पोस्ट पर नहीं पहुंच सकते थे। सो इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिसी ऑफ इंडियन स्टेट्स एनॉयड द रूलर्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे रूलर्स में इतना इंटरफेरेंस किया इन्होंने कि धीरे धीरे रूलर्स भी इनसे नाराज हो गए। वन सच पॉलिसी वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी लाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या थी बच्चों, ये वो पॉलिसी थी कि अगर किसी भी किंग और क्वीन का उनका खुद का रियल बेटा नहीं है, सन नहीं है, तो उनकी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में चली जाएगी, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाएगी। इस तरीके का रूल इन्होंने निकाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो अब इस पॉलिसी के कारण क्या हुए, जितने भी रूलर्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ एनी किंग डाइड विदाउट अ हेयर हिज किंगडम वुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब अगर कोई भी राजा उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई भी बेटा नहीं होता है तो वो पूरी उसका पूरा किंगडम जो है वो डायरेक्टली किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। दे रिफ्यूज टू कंसीडर द एडॉप्ट चाइल्ड एज हेयर टू द थ्रोन। और उन्होंने ऐसा भी बोला कि अगर आपने किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लिया तो उसको आपका किंगडम का वारिस नहीं माना जाएगा, हेयर नहीं माना जाएगा। वो पूरी प्रॉपर्टी जो है, जो जितना भी किंगडम है वो पूरा सब कुछ किसके पास जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। तो दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दिस डिसकंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल बर्स्ट आउट इन अ रिवोल्ट बाय द सिपॉइज एट मेरठ। तो क्या हुआ था, धीरे धीरे आपने देखा जमींदार्स भी ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए, जमींदार्स के बाद पीजेंट्स भी नाराज हो गए, जो हमारे कास्ट रिलीजन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं वो भी नाराज हो गए, जो हमारे रूलर्स है वो भी उनसे नाराज हो गए। तो धीरे धीरे सब लोग एक साथ आ गए और सब किसके अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। इस तरीके से 1857 का जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट हुआ। देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स वर हर्ट बिकॉज दे वर गिवन न्यू कार्ट्रिज greased with cow and pig fat and they had to bite off the covering of these cartridges before using them in rifles। तो पहले बच्चों राइफल्स चलती थी, जितने भी हमारे इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे तो राइफल्स में जब वो कार्ट्रिजेस गोलियां डालते थे तो उसके ऊपर जो ग्रीस होता था वो काऊ का या पिग का मांस होता था, उसके ऊपर जो ग्रीस करते थे, फैट होता था उसका, तो उसके फैट के कारण जो भी इंडियन सोल्जर है, अगर वो नॉनवेज, हम लोग तो नॉनवेज काऊ को तो हम लोग कैसे रिलीजियस सेंटिमेंटल वैल्यूज उनसे अटैच्ड है, उनकी तो पूजा करते हैं। अब उनका जो फैट है वो उस कार्ट्रिजेस के ऊपर है और उनको जब वो कार्ट्रिजेस उसमें राइफल में लगानी पड़ती थी तो उसे अपने मुंह से हटाना पड़ता था। तो इस तरीके से उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी काफी हर्ट हुए। द हिंदू एज वेल एज मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज दीज कार्ट्रिजेस। तो अब क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे दोनों ने ही कार्ट्रिजेस को यूज करने से मना कर दिया। They were arrested and this resulted in a revolt on May 9, 1857 in the leadership of मंगल पांडे। तो अब क्या हुआ कि जब उन्होंने जितने भी हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया कि अब वो कार्ट्रिजेस का यूज नहीं करेंगे, तो सारे सोल्जर्स को उन्होंने जेल में बंद कर दिया। तो इस तरीके से जो हमारे लीडर बने वो मंगल पांडे और उनके लीडरशिप में May 9, 1857 को ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। द रेबल soldiers soon captured Delhi and the revolt spread to almost all parts of the country। तो जितने भी सोल्जर्स रिबेल मतलब जो इनके अगेंस्ट जाके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हुए वो तो दिल्ली तक पहुंच गए और हमारे इंडिया के हर पार्ट्स में क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। बैटल्स वर फॉट इन दिल्ली, अवध, रोहिलाखंड, बुंदेलखंड, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ एंड बिहार इन द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर, द लास्ट मुगल एम्परर, बेगम हजरत महल इन लखनऊ। तो जो लास्ट मुगल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह जफर और बेगम हजरत महल जो लखनऊ की थी, ये हमारे लीडर्स रहे और इनके साथ मिलके दिल्ली, अवध, रोहिलाखंड, बुंदेलखंड, अवध में और आगरा, मेरठ, बिहार में सब में क्या हुआ, रिवॉल्ट शुरू हुआ। तात्या टोपे एंड नाना साहेब पेशवा इन कानपुर, रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, कुंवर सिंह इन बिहार एंड भक्त खान इन दिल्ली गेव अ गुड फाइट टू ब्रिटिश। ये भी ब्रिटिशर्स से बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने लड़ाई की, सब किया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, बट ब्रिटिशर्स वर टू पावरफुल, ब्रिटिशर्स के पास क्या थे, न्यू टेक्नोलॉजीज थी, उनके पास इतने अमाउंट में राइफल्स थे, कार्ट्रिजेस थे, तो वो उनसे जीत नहीं पाए, बट सब उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट तो किया, खड़े रहे। तात्या टोपे हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई, कुंवर सिंह हुए, भक्त खान हुए। The revolt was crushed and controlled by the Britishers brutally within 2 years। और सोचो ये रिवॉल्ट कंट्रोल करने में ब्रिटिशर्स को 2 साल लग गए। Thousands of brave Indians sacrificed their lives though the British won this first war of independence, but it produced a sense of unity between the Hindus and Muslims of India। तो ये वाला जो 1857 का वॉर था बच्चों, ऑल्दो ये क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जीत गए क्योंकि तब उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि राइफल वो यूज करते थे, और हमारे हिंदू और जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो राइफल्स का यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्ट्रिजेस थे उसमें काऊ और पिग का फैट था, तो उसको वो यूज नहीं करते थे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के कारण। तो धीरे धीरे ये, लेकिन इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, जो हमारे हिंदू और मुस्लिम्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी पहले इन्होंने डिवाइड कर दी थी, वो सब एक साथ आ गई और एक साथ मिलकर फिर ये रिवॉल्ट जो है शुरू हुए। दे वर नाउ यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश, और सब एक साथ खड़े होकर किसके अगेंस्ट खड़े हो गए, ब्रिटिशर्स के। हैड अ बर्निंग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, और फिर उनके अंदर क्या था कि अब हमारा देश क्या होना चाहिए, आजाद होना चाहिए। इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाइयां शुरू हुई। By the end of 1859, the last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was deported to Burma, where he died a lonely death, ending the era of Mughal rule in India। फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि 1857 के रिवॉल्ट में जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर है वो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने इनका साथ दिया है रेबेलियंस का, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहादुर शाह जफर को बर्मा भेज दिया, और वहां पे क्या हुआ, उनकी अचानक से डेथ हो गई। और एक्चुअल में क्या था कि वो इतने पावरफुल भी नहीं थे, उनकी जो एज थी वो काफी ज्यादा थी। जैसे जो मुगल टाइम में हमारे औरंगजेब वगैरह हुए, इन्होंने अकबर हुए, इन्होंने अपना जो एम्परर है वो काफी एक्सपांड किया, लेकिन बहादुर शाह जफर ने नहीं किया क्योंकि इनकी एज भी काफी ज्यादा थी, और जब इनको बर्मा भेज दिया गया तो वहां उनकी डेथ हो गई। नाउ एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड कैसे हुआ, अभी हमने पढ़ा कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बख्त खान दहली, इन सब ने 1857 का जो रिवॉल्ट था इन सब की लीडरशिप में हुआ। नाउ एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। After this revolt, the rule of East India Company came to an end and the power was transferred to the British Crown in 1858 by an act of British Parliament। अब क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ, और जो भी हमारा जो भी हमारी पावर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, वो ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई उनके पार्लियामेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। अब वाइसरॉय वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव टू इंडिया। एक वाइसरॉय को अपॉइंट किया गया जो इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। मतलब एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने होते हैं वो काम चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। तो अब न्यू तरीके से रूल्स रेगुलेशंस बने और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे आप क्या आ गए, वाइसरॉय आ गए। नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू विन ओवर द इंडियन प्रिंसेस, द चीफ एंड द लैंडलॉर्ड्स एंड सपोर्टेड देम बट नेग्लेक्टेड द एजुकेटेड पीपल एंड द कॉमन मासेस। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने ऐसी कोशिश की कि जितनी भी इंडियन प्रिंसेस हैं या फिर जो चीफ है, लैंडलॉर्ड्स हैं, पीजेंट्स हैं, सबके लिए काम किया जाए जिससे सब लोग अब उनके अगेंस्ट में खड़े ना हो। लेकिन एज अ रिजल्ट उन्होंने किसके लिए नेग्लेक्ट कर दिया, जो हमारे यहाँ एजुकेटेड लोग थे उनको उन्होंने छोड़ दिया, जिसके कारण क्या हुआ, पीपल डिसकंटेंट विद द ब्रिटिश केप्ट माउंटिंग एंड गेव राइज टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो उन लोगों ने इस चीज को समझ के इस जो 1857 का रिवॉल्ट है उसके बाद इंडिपेंडेंस की लड़ाई को जारी रखा, उसको खत्म नहीं होने दिया। और ये जो ब्रिटिश रूल जब आया, ब्रिटिश क्राउन रूल जब आया, तो उसके भी ये लोग सपोर्ट में नहीं आए। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज लेड बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन एट कैलकाटा इन 1876। एक इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया गया जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिनके लीडर थे, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन को बनाया कैलकाटा में 1876 में। इट रिप्रेजेंटेड द व्यूज ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास। और इनकी जो कमेटी बनी, इनका मेन काम क्या था कि जो
एजुकेटेड लोग हैं उनके ओपिनियंस क्या है, वो अपने ओपिनियंस को रखने लगे लोगों तक। नाउ लेटर इन 1885 विद द हेल्प ऑफ A.O. ह्यूमे अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड। फिर उसी के बाद A.O. ह्यूमे जो थे उन्होंने क्या किया, एक जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल थे लेकिन वो इंडियन थे, तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बॉम्बे में हुई दिसंबर 1885 में। W.C. बनर्जी became the first president of Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी बने और इट लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। अब इन्होंने जितने भी रिवॉल्ट किए, पॉलिटिकल मूवमेंट चलाए, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाए, क्योंकि अब उनके पास एक कमेटी थी और वो जो कमेटी थी वो कैसी थी, एजुकेटेड लोगों की थी, तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आगे बढ़े। नाउ स्वदेशी मूवमेंट, he was W.C. Banerjee. Leaders like Bal Gangadhar Tilak and Aurobindo Ghosh launched Swadeshi movement in 1905 to protest against the partition of Bengal announced by the British। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक और नई नीति लाए। पहले उन्होंने डिवाइड एंड रूल खेला, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब बंगाल का पार्टीशन होगा। तो जिसके बाद बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष ने उसके अगेंस्ट में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। दिस वाज अ क्लेवर मूव टू स्टॉप द राइजिंग नेशनलिज्म इन बंगाल। एज पर देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, दिस मूव वाज एन एफर्ट टू डिवाइड द Indians on the basis of religion, but our great leaders could see through this and protested strongly. They called for a boycott of British goods and use only Swadeshi goods. Bonfire of British goods was common sight in the streets in those days। तो क्या हुआ बच्चों, इसमें ध्यान से समझना कि अब ब्रिटिशर्स ने जब ये बोला कि अब वो बंगाल को डिवाइड कर देंगे, तो जब बंगाल को डिवाइड कर देंगे तो बंगाल में उस टाइम में क्या था, एक पार्ट में मुस्लिम रहते थे, मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, और एक पार्ट में हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे उसको डिवाइड करने का कोशिश किया कि अगर वो डिवाइड करते तो क्या होता, वो दोनों आपस में ही भिड़ जाते, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते। लेकिन जो हमारे यहाँ के एजुकेटेड लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक थे, अरबिंदो घोष थे, इन लोगों को उनकी जो चाल थी वो पहले से समझ में आ गई कि ये पहले डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, अब ये रिलीजन को बांट रहे हैं, रिलीजन को बांट के ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने वाले हैं। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था बच्चों, जितने भी इंडियंस थे सबने बॉयकॉट कर दिया था ब्रिटिश गुड्स के लिए। जितने भी ब्रिटिशर्स गुड्स थे उनको स्ट्रीट पे जलाया जाता था, एक साथ सब लोग मिलकर उसे जला देते थे। और उन्होंने सोचा कि उस दिन के बाद से सब लोग जो है इंडियन गुड्स को ही यूज करेंगे। स्वदेशी मतलब स्वदेश, खुद के देश की बनाई हुई गुड्स को या चीजों को यूज करना, तो ये था स्वदेशी मूवमेंट। और अगर हम खुद के देश की बनाई हुई चीजों को यूज करेंगे तो हमें किसको बॉयकॉट करना पड़ेगा, हमें ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स जो भी गुड्स थे उनको जलाया गया। नाउ नेक्स्ट इज पीपल ज्वाइन द स्ट्रगल इन लार्ज नंबर्स। बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में साथ आए, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, कॉलेज स्टूडेंट, एवरीवन वाज इन अ पैट्रियोटिक फर्वर। सबके अंदर था कि अब हमारा जो देश है वो हमारा होना चाहिए, किसी और का इस पे रूल नहीं होना चाहिए। The British took strict action to curb the movement, but it spread across the country and they were forced to cancel the partition of Bengal। तो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को बंद करने की हर स्ट्रिक्ट कोशिश की, लेकिन ये मूवमेंट इतनी तेजी से पूरे इंडिया में फैल गया था कि वो उसे नहीं रोक पाए, और फिर लास्ट में उनको क्या रोकना पड़ा, पार्टीशन ऑफ बंगाल। दिस वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर अवर फ्रीडम फाइटर्स। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, है ना, क्योंकि उन्होंने बंगाल को डिवाइड होने से रोक लिया। किस तरीके से, स्वदेशी मूवमेंट को चलाकर। नाउ महात्मा गांधी लीड्स द नेशन। अब हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। When lakhs of Indians were fighting against the British for their freedom,
here one Indian was fighting against the racism in South Africa. ये साउथ अफ्रीका में रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहे थे। अब रेसिज्म क्या होता है बच्चों, जो साउथ अफ्रीका था वहां पे ब्लैक और व्हाइट इन दोनों के बीच में मतलब स्किन कलर को लेके डिस्क्रिमिनेशन होता था काफी ज्यादा। मतलब अगर जो ट्रेन्स होती थी उनकी जो फर्स्ट क्लास होती थी, फर्स्ट क्लास में कोई भी ब्लैक जो थे वो अलाउड नहीं थे। जो अच्छी रेप्यूटेड जो पोस्ट होती है ऑफिसर लेवल की जो भी जॉब्स होती थी उनमें कभी भी किसी ब्लैक को एंट्री नहीं दी जाती थी, हमेशा वहां पे कोई व्हाइट पीपल होता था। तो ये रेसिज्म के अकॉर्डिंग मतलब स्किन कलर के लिए डिस्क्रिमिनेशन वहां चल रहा था, जिसके अगेंस्ट में खड़े हुए महात्मा गांधी जी। He adopted a unique weapon of सत्याग्रह and non-violence to protest against the British colonialism and racism। तो ये ब्रिटिश की कॉलोनी थी कि सिर्फ जो व्हाइट पीपल्स हैं उनके लिए अच्छी जॉब्स मिलेगी, उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, वो ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट पर रहेंगे, वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये सारे उन्हीं के द्वारा बनाए गए रूल्स थे, तो इसके अगेंस्ट वो खड़े हुए। दिस मैन वॉज अ ग्रेट प्रिंसिपल एंड मोरल स्ट्रेंथ was destined to lead India to its freedom। तो इनके जो प्रिंसिपल और मोरल स्ट्रेंथ के कारण हमारा इंडिया क्या हुआ, फ्री हो सका, किससे, ब्रिटिशर्स से। So he was Mohandas Karamchand Gandhi, an Indian lawyer who studied law in London and went to South Africa for practice। जो मोहनदास करमचंद गांधी, इनका फुल नेम है महात्मा गांधी जी का, ये इंडियन लॉयर थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो लंदन में खत्म की और लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए वो कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। In 1915, Gandhi returned to India and joined Indian National Congress। 1915 में जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। He gave a new direction and leadership to Indian National Congress। इंडियन नेशनल INC लिखा है यहाँ शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब उसके लिए उन्होंने एक न्यू डायरेक्शन दी और एक लीड एज अ लीडर उसको लीड किया। He decided to travel around the country to know about the problem faced by common Indians। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अराउंड कंट्री में ट्रेवल करेंगे और जो कॉमन पीपल के जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं पहले उन्हें देखेंगे और समझेंगे। पॉवर्टी एंड सोशल इविल्स लाइक सती प्रथा, चाइल्डहुड मैरिज, अनटचेबिलिटी हैड ग्रिप्ड द सोसाइटी। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो थी एक सती प्रथा। सती प्रथा क्या थी बच्चों, सती प्रथा में ऐसा हुआ करता था, ये राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ जो है रिफॉर्म बनाया और फिर ब्रिटिशर्स ने इसको बंद कर दिया था। बट पहली जो सती प्रथा थी वो ये थी कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके डेथ बेड पे साथ में उसकी जो वाइफ है उसको भी जला दिया जाता था, ये सती प्रथा थी। चाइल्डहुड मैरिज, छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी। अनटचेबिलिटी मतलब अपर क्लास और लोअर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। He realized that it was necessary to abolish caste system from the society and unite all Indians against the British। तो उनको फिर समझ में आया कि हमें सोसाइटी से ये कास्ट सिस्टम हटाना चाहिए और सारे इंडियंस को एक साथ लाना चाहिए, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। Only then the dream of पूर्ण स्वराज can come to true। तभी जो है पूर्ण स्वराज मतलब पूरा देश आजाद हो जाना, इसको हम अचीव कर सकते हैं इस गोल को। He started his work to unite people on the social front। He called untouchables Harijans and appealed to people to get united for the cause of freedom। उन्होंने अनटचेबल्स को एक नया नाम दिया हरिजन्स और उन्होंने अपील की कि सब लोग फ्रीडम के मूवमेंट के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए सारी कम्युनिटी के लोग एक साथ हो जाएं। Now next one is non-cooperation movement। In 1919, British passed Royal Act। According to this act, any person could be arrested without a trial। Gandhi ji asked the people to disobey this law। Meetings and demonstrations were held all over the country to protest against this law। 1919 में ब्रिटिश ने एक रॉयल एक्ट पास किया। रॉयल एक्ट में क्या था कि किसी भी इंसान को जो ब्रिटिशर्स हैं वो पकड़कर जेल में डाल सकते हैं बिना किसी ट्रायल दिए, उनको डायरेक्ट जेल में डाल सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये था कि जो भी ब्रिटिशर्स के रूल्स रेगुलेशंस थे जो उन्होंने बनाए थे उन सबको डिसोबे कर देना, किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करना।
During one such meeting on April 13, 1919, Jallianwala Bagh in Amritsar, General Dyer opened fire at innocent people. Thousands were killed and nation was shocked at this brutality of Britishers. तो इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक मीटिंग्स हो रही थी इंडियंस में, जिसमें बच्चे भी थे, वुमन भी थे, मैन भी थे। तो उन्होंने जनरल डायर ने फिर क्या किया, इसको रोकने के लिए गोलियां चला दी, जिसमें हजारों लोग मर गए, है ना। तो जिसके कारण इतने सारे लोग जब मारे गए तो ब्रिटिशर्स की क्रूएलिटी जो है वो लोगों के सामने आई और धीरे धीरे लोगों का जो गुस्सा है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता गया। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गांधी जी कॉल्ड फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी शुरू हुआ। इंडियंस रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, रिटर्न द टाइटल्स गिवन बाय ब्रिटिशर्स, boycotted schools and colleges and also British goods। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जितने भी हमारे इंडियंस गवर्नमेंट जॉब्स में थे सबने अपनी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। जो ब्रिटिशर्स ने जिनको भी अच्छे अच्छे कुछ टाइटल्स दिए थे सबने अपने टाइटल्स उनको वापस कर दिए। जो भी स्कूल्स जाना बंद कर दिया बच्चों ने, जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनको यूज करना बंद कर दिया। दे डिसओबेड द लॉज एंड फेस्ड द ब्रिटिश विथ नॉन वायलेंस। अब तक बच्चों क्या चल रहा था, 1919 के पहले तक था नॉन वायलेंस की तरह, 1919 तक भी नॉन वायलेंस मतलब अहिंसात्मक तरीके से जितने भी रिवॉल्ट हुए वो अहिंसात्मक तरीके से हुए, मतलब इंडियंस ने फर्स्टली उन पे कोई अटैक नहीं किया। अब इस बार भी क्या हुआ कि जब उन्होंने सब सारे लॉ को डिसओबे, हम इंडियंस ने जितने भी लॉ ब्रिटिशर्स ने बनाए थे जब उनको डिसओबे करना शुरू कर दिया तो movement was growing strong. Some people in Chauri Chaura lost self control due to British cruelty and set a police station on fire। तो अब उनके सारे लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा आ गया था जलियांवाला बाग देखकर, क्योंकि उसमें हजारों लोगों पे ऐसी गोलियां चलाकर जब उनको मारा गया तो लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था उसी टाइम पे चौरा चौरी करके एक इवेंट हुआ जिसमें वहां का जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन किसके कंट्रोल में होगा, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में होगा, तो उस पुलिस स्टेशन को कुछ इंडियंस ने जला दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, मैनी पुलिसमैन डाइड इन दैट फायर एंड गांधी जी वॉज सो अपसेट दैट दिस इंसिडेंट दैट ही डिसाइडेड टू विथड्रॉ द मूवमेंट। तो अब क्या हुए, बहुत सारे पुलिसमैन वो भी मारे गए। तो गांधी जी ये सब देखकर बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने इस मूवमेंट से विथड्रॉ कर लिया, उन्होंने इस मूवमेंट को खत्म करने का सोच लिया। ही फर्मली बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस एंड रिफ्यूज्ड टू चेंज हिज डिसीजन इवन दो पीपल वर वेरी अनहैप्पी बाय दिस। वो जो थे उनका एक ही बात कहना था कि जो भी होगा वो नॉन वायलेंस के तरीके से होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा। लेकिन जब उन्होंने हिंसा देखी तो उन्होंने इस मूवमेंट को विथड्रॉ कर लिया। चाहे उनसे लोग नाखुश हुए लेकिन तब भी उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया। द रेवोल्यूशनरीज While Mahatma Gandhi was trying to attain freedom through satyagraha and non-violence, there were young Indians like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose who believed in an armed struggle to achieve independence। जैसे गांधी जी, एक तरफ गांधी जी जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे कुछ लोगों के साथ, जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे वो उनके साथ थे। तो इन लोगों ने चूज किया था नॉन वायलेंस वाला रास्ता कि जो भी होगा नॉन वायलेंस के तरीके से ही होगा। लेकिन अदर एंड हमारे कुछ यंग इंडियंस थे जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनका मानना था कि अगर हमें ब्रिटिशर्स को अपने इंडिया को अपने रूल में लाना है और ब्रिटिश क्राउन को हटाना है तो हमें जो भी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी वो नॉन वायलेंस के तरीके से नहीं होगी, हमें आर्म्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, मतलब हमें भी गन्स वगैरह उठानी पड़ेगी। द रेवोल्यूशनरीज वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, दे वर ब्रेव एंड फेयरलेस एंड कॉल्ड फॉर पूर्ण स्वराज। जो रेवोल्यूशनरीज थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने सबने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की, सब अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे और बहुत ब्रेव थे, फेयरलेस थे, डर नहीं लगता था और इनका था कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना।
Many of them were sent to Kalapani cellular jail in Andaman Island and many were sentenced to death. इनमें से बहुत सारे लोगों को, जो रेवोल्यूशनरीज थे, इनके साथ भी और लोग थे, उनको बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा दे दी। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड है, वहां पे सेलुलर जेल बनाई गई, जिसके बाहर पानी के बीच में वो आइलैंड है, वहां बस जेल बनी हुई है, उधर ना खाना है ना पानी, और उनको वहां काल कोठरी में बंद कर दिया गया और धीरे धीरे वहां पे लोगों की डेथ हो गई। इस तरीके से कुछ लोगों को काला पानी की सजा दी, कुछ लोगों को डेथ सेंटेंस, फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस traveled to Japan and Germany and formed Indian National Army, आजाद हिंद फौज of British Indian soldiers who were captured by Japan। अब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जापान गए, जर्मनी गए और उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज बनाई, जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स को, ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स हु वर कैप्चर्ड बाय जापान। और किसके थ्रू? जो ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे जिनको जापान ने कैप्चर कर लिया था, उनकी हेल्प से। ही गेव द स्लोगन जय हिंद एंड कॉल्ड दिल्ली चलो। इन्होंने स्लोगन दिया जय हिंद और उनका नारा था दिल्ली चलो। आफ्टर मैनी मंथ ऑफ वॉर ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड द इंडियन नेशनल आर्मी एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिसअपीयर्ड। कुछ समय बाद देखा गया कि आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ वॉर ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड, ब्रिटिश आर्मी ने जो है वो नेशनल आजाद हिंद फौज जो थी इंडियन, इन्होंने बनाई थी, सुभाष चंद्र बोस ने, इसको हरा दिया। और एक बहुत ही ऐसे तरीके से जिसका आज तक लोगों को पता नहीं चला कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो उस वॉर के बाद वो जिंदा रहे या वो नहीं रहे, ये किसी को पता नहीं है। किसी ने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास उस चीज़ के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में है नहीं। पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उसके बाद डिसअपीयर्ड हो गए, गायब हो गए। सम से कुछ का कहना है ही डाइड इन अ प्लेन क्रैश, प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। बट हिज डेथ बिकेम अ मिस्ट्री, उनकी डेथ जो है वो मिस्टीरियस है, किसी को भी कुछ भी 100% तरीके से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। गिव मी ब्लड एंड आई शेल गिव यू फ्रीडम वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट मेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने स्टेटमेंट दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने ये बहुत सारे स्लोगन्स जो हैं वो उस टाइम पे पॉपुलर हुए, ये इनका सुभाष चंद्र जी का स्लोगन था। नाउ Simon Commission. In 1927, Simon Commission was sent to India by the British government to make some changes in the structure of Indian government in order to restore law and order situation in the country. 1927 में साइमन कमीशन भेजा गया इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि वो कुछ चेंजेस लाएं जिससे लॉ एंड ऑर्डर कंट्री में मेंटेन रहे, क्योंकि इतना रिवॉल्ट हो रहा था, सब लोग इतने अगेंस्ट में थे उनके, इसलिए ये साइमन कमीशन आए थे। द कांग्रेस बॉयकॉटेड इट एज देयर वाज नो इंडियन इन द कमीशन एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड नो इंटेंशन ऑफ एक्सेप्टिंग द डिमांड फॉर स्वराज कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग प्रोटेस्टेड एंड ग्रीटेड द कमीशन विद द स्लोगन साइमन गो बैक। तो क्या हुआ उस टाइम पे कि साइमन कमीशन में पहली बात थी कि कोई भी इंडियन नहीं था, जितने भी थे वो ब्रिटिशर्स थे। दूसरी बात थी कि जो साइमन कमीशन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और मुस्लिम लीग ने भी उनके अगेंस्ट नारा लगाया कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। और लाला लाजपत राय हु वाज लीडिंग द प्रोटेस्ट मार्च एंड अदर्स वर लाठी चार्ज बाय द ब्रिटिश। तो लाला लाजपत राय जो है उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन गो बैक कि साइमन वापस जाओ, तो उन सब पे ब्रिटिशर्स ने लाठी चार्ज किया। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय डाइड ऑफ द ब्लोज। तो लाठी चार्ज के कारण लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, जिन्हें हम शेरे पंजाब का टाइटल देते थे। His death sparked a series of violent attack on the British by the revolutionaries like Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Chandrasekhar Azad and many others. Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru threw a bomb in the Central Assembly Hall, which is now in Lok Sabha, to protest against British brutality and gave arrest.
तो अब लाला लाजपत राय की जब डेथ हो गई तो जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब और नाराज हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने जो सेंट्रल असेंबली हॉल होती थी जहां ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसके कारण इन सबको फिर अरेस्ट कर दिया गया और इन्हें फांसी की सजा दी गई। दे वर चार्ज्ड एंड वर हैंग्ड टू डेथ ऑन मार्च 23, 1931। मार्च 23, 1931 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। नाउ नेक्स्ट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। It was launched in Congress session of December 1929 and was led by महात्मा गांधी। ये जो मूवमेंट है, इनके लीडर महात्मा गांधी थे। The aim of this movement was complete disobedience of the order of British government। इसमें ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी ऑर्डर्स पास किए हैं उसको कम्प्लीटली डिसोबे करो, उनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करना है। It was also decided that India would celebrate 26 जनवरी 1930 एज इंडिपेंडेंस डे ऑल ओवर द कंट्री। और ऐसा डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरा इंडिया जो है, पैन इंडिया जो है, वो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। ऑन दिस डे मीटिंग्स वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड द कांग्रेस ट्राई कलर वॉज होइस्टेड। तो मीटिंग्स हुई हर जगह और कांग्रेस का जो ट्राई कलर वाला फ्लैग था उसे हर जगह लहराया गया। द मूवमेंट स्टार्टेड विद दांडी मार्च। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स वॉक फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन गुजरात टू दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट। तो इन्होंने दांडी मार्च शुरू की। गांधी जी और उनके कुछ फॉलोअर्स के साथ ये दांडी मार्च, और इस दांडी मार्च का ये था ऑब्जेक्ट, ये था कि ये जो है सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना चाहते थे, जो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे लगाया हुआ था कि नमक का भी हमको टैक्स देना पड़ता था। तो इन्होंने खुद से नमक बनाना शुरू किया और ब्रिटिशर्स को टैक्स ना देना पड़े उस पर भी इन्होंने एक्शन लिया। इन ऑर्डर टू सप्रेस द मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू ब्रूटल फायरिंग किलिंग हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल। फिर उसके बदले में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने फिर फायरिंग की और फिर बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट। उस टाइम पे इंडियंस को सॉल्ट बनाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए गांधी जी ने ये लॉ तोड़ने के लिए खुद से सॉल्ट बनाया। द थाउजेंड्स वर अरेस्टेड अलॉन्ग विद द टॉप कांग्रेस लीडर। बहुत सारे हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, और द मूवमेंट सून स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और इनके अरेस्ट होने के बाद पूरे कंट्री में ये मूवमेंट और तेजी से फैल गया। गांधी जी वॉज इन्वाइटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट लंदन बट नथिंग केम आउट ऑफ दिस मीटिंग। गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाया गया, पर इस मीटिंग से भी कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला। इन सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट एंड विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स इंडिया वॉज मेड अ पार्टी टू द वॉर। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इंडिया के लोगों से ब्रिटिशर्स ने कोई भी कंसर्न नहीं किया और वो वॉर में इनको हिस्सा बना दिया गया। कांग्रेस प्रोटेस्टेड टू दिस एंड इट्स मिनिस्ट्रीज रिजाइन्ड इन द स्टेट। कांग्रेस ने इसका अपोज किया, जितने भी मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन दिया। Now next is Quit India movement. Gandhi ji launched a mass civil disobedience movement, the Quit India movement in 1942. गांधी जी ने Quit India movement 1942 में स्टार्ट किया था। He gave do or die, करो या मरो, कॉल टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव द कंट्री, और बोला गया कि अब ब्रिटिशर्स जो है इस कंट्री को छोड़ के जाएं। द रेवोल्यूशनरीज केम इनटू अ फियर्स एक्शन एंड रिटालिएटेड एंग्रीली एट ब्रिटिश क्रूएल्टी। अब ब्रिटिश के इतने सारे क्रूएल एक्शंस होते जा रहे थे कि जो इंडियन पीपल थे वो ऑलरेडी उनसे काफी ज्यादा गुस्से में थे और नाराज थे। देयर वॉज अ लार्ज स्केल वायलेंस एंड एक्ट ऑफ सैबोटेज टारगेटिंग रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ ऑफिस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। तो जो कॉलोनियल रूल के टाइम में जितने भी उनके इंस्टीट्यूशन थे, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, रेलवे स्टेशन थे, टेलीग्राफ ऑफिस थे, सब पे इंडियंस ने अटैक करना शुरू कर दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्ड गांधी जी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एक्ट ऑफ वायलेंस एंड अरेस्टेड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर। और इसका जिम्मेदार ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और अदर लीडर्स को माना और सबको अरेस्ट कर लिया।
The Congress was banned and the police and army were brought out to suppress the movement, but it became evident to them that now it is becoming impossible for them to maintain their colonial rule over इंडिया। अब इस एविडेंस के बाद क्या हुआ, पुलिस और आर्मी जो है सबको लगाया गया कि इस मूवमेंट को शांत किया जाए, लेकिन उनको धीरे धीरे अंदाजा हो गया कि अब ये मूवमेंट रुकने वाला नहीं है और अब उनका कॉलोनियल रूल बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। Now last one is India wins freedom. At the end of Second World War, the British saw the writing on the wall and initiated a number of constitutional moves for the transfer of power to the sovereign state of India. तो बहुत सारे वॉल दीवारों पे कॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स चलाए गए। ऐसा लिखा गया कि इंडिया को सॉवरेन स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे इंडिया का खुद का ही रूल हो, कोई और उसे रूल ना करे। तो इस तरीके से कई सारे बातें लिखी गई। लेबर पार्टी केम टू पावर इन ब्रिटेन एंड इट्स लीडर प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट रिचर्ड एटली was sympathetic towards Indian people and he sent a cabinet mission to India in March 1946 to transfer power to an interim government headed by पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटेन में भी पार्टी चेंज हो गई, ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ गई जिनके प्राइम मिनिस्टर थे रिचर्ड एटली, जो सिंपैथी थी जिनको इंडियन पीपल को लेके, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा और 1946 को, और उन्होंने सारी जितनी भी पावर उनके पास थी वो सब कुछ ट्रांसफर कर दी इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब जो इंडिया की बनाई हुई गवर्नमेंट थी जिनके हेड थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ नेक्स्ट इज Thus India became free at the stroke of midnight on August 14, 1947। अगस्त 14, 1947 की रात को इंडिया आज़ाद हो गया। Since then every Indian celebrate Independence Day on 15th अगस्त। उस दिन के बाद हर साल 15th अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। उन्होंने ट्राई कलर जो है रेड फोर्ट लाल किला पे होस्ट किया था, लहराया था। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और इनका ये था कि जब पूरा वर्ल्ड सो रहा होगा, पूरी दुनिया सो रही होगी, तब जो इंडियंस हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़े और उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराया। अ मूवमेंट comes which comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of nation long suppressed find utterance, we end today a period of ill fortune and India discover herself again। तो ये एक कुछ कोट है जिसका मतलब है कि हिस्ट्री में रेयरली ऐसा देखा गया, चाहे पुरानी देखो चाहे नई देखो, कि जैसे जैसे एक एज खत्म हुई तो नेशन का भी एंड हुआ और जितना भी सप्रेशन था, लोग जो है राजा जो है, राजाओं का दौर चला, अगर उन्होंने पीजेंट्स को सप्रेस करने की कोशिश की तो भी रिवॉल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स ने सप्रेस करने की कोशिश की तो भी रिवॉल्ट हुआ, और फिर एक दिन देश जो है वो अपने आप आज़ाद हो गया। तो ये इस तरीके से जय हिंद लास्ट में कोट था। नाउ इमाइग्रेट मतलब कम टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में परमानेंटली रहना, कैप्चर टेक कैप्टिव इनिशिएटिव लेना, इन्फ्लक्स एंड अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत सारे लोगों का एक साथ आ जाना। कार्ट्रिज अ ट्यूब हैविंग एन एक्सप्लोजिव चार्ज फॉर ब्लास्टिंग, ब्लास्ट करने के लिए एक ट्यूब के अंदर एक्सप्लोजन रखा जाता था, उसे कार्ट्रिज बोलते थे। द ब्रिटिशर्स केम टू पावर, ब्रिटिशर्स 17th सेंचुरी में पावर में आए और अप्रोक्स 200 ईयर्स तक रूल किया। फर्स्ट रिवॉल्ट फ्रीडम के लिए 1857 में मेरठ में शुरू हुआ। राइज इन डिसकंटेंट अमंग द इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश गेव बर्थ टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डिसकंटेंट होने के कारण इंडियंस ने मूवमेंट शुरू किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए। इंडिया 15 अगस्त 1947 को फ्री हो गई। नाउ exercise, you have to dark on the correct one like this. So they came to India as traders and established their colonies in 17th century। तो 17th century में किसने अपनी colonies बनाई बच्चों? ब्रिटिशर्स ने। This state was divided by the Britishers under their policy of divide and rule। divide and rule के थ्रू उन्होंने पंजाब को कंट्रोल में लिया था सबसे पहले। Now next is revolt of 1857 started from, जो 1857 का रिवॉल्ट है वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था। लास्ट मुगल एम्परर डाइड इन, वो कहाँ डेथ हुई थी उनकी? तो बर्मा में उनकी डेथ हुई थी। नाउ नेक्स्ट शी लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन झांसी, तो झांसी में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने 1857 का रिवॉल्ट आगे बढ़ाया।
नाउ इंट्रोडक्शन टू डैश र्यून द पीजेंट, जमींदारी सिस्टम जब आया तो जमींदार ने भी पीजेंट का शोषण किया, साथ में एक्सप्लॉयटेशन किया, साथ में ब्रिटिशर्स ने। नाउ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज नोन एज द डैश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, पहली लड़ाई आज़ादी के लिए लड़ी गई। डैश वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, तो लास्ट मुगल एम्परर हमारे कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। नाउ नेक्स्ट इज गांधी जी एडप्टेड यूनिक वेपन ऑफ, तो गांधी जी के कौन कौन से वेपन थे, सत्याग्रह एंड दिस वन इज फोर्थ, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। सो दिस वन इज सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। नाउ नेक्स्ट, सीनियर्स जॉब्स वर रिजर्व्ड ओनली फॉर द, जितनी भी सीनियर्स जॉब थी वो किसके लिए रिजर्व थी, तो वो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, मुगल्स यूज द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, यस उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को यूज किया था। एंशिएंट टाइम में इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, यस ब्रिटिशर्स ने ओवर 200 साल से भी ज्यादा रूल किया है, यस। मंगल पांडे लेड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, नो दिस इज फॉल्स। भगत सिंह ने दिल्ली चलो स्लोगन दिया था, नो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कैसे कैसे हमें भारत को जो ब्रिटिशर्स हैं जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक हम पे रूल किया, कैसे हम आज़ाद हुए, कितने सारे फ्रीडम मूवमेंट्स को रन किया गया, और उसके बाद हमें एट लास्ट जो है हमारे देश में सॉवरेनिटी आई, मतलब अब हमारे देश में हमारा खुद की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, किसी और कंट्री का कोई भी अधिकार हम पर नहीं है, और कोई भी और कंट्री जो है वो हम पर आके इस तरीके से रूल ना करने लगे, हमारा एक्सप्लॉयटेशन ना करे। इसलिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके कारण कोई भी फॉरेन कंट्रीज इन्वेड करके हम पे रूल नहीं कर सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू क्लास।